मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीकों से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में। मैं फिजिक्स के उसी सीरीज को नाइन्थ के एनसीईआरटी के उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर दे चुका हूं। अब सेकंड लेक्चर में दे रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे के मेरे जो भी लेक्चर हैं उन सभी को देख लिए होंगे और तत्पश्चात मेरा ये इस लेक्चर को देख रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे का लेक्चर देख लीजिए, तत्पश्चात यहाँ पे ये लेक्चर देखने का प्रयास किए। इससे क्या होगा कि आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मेरी बातों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो पीछे का लेक्चर देख लीजिए और अपने पढ़ाई को बिल्कुल निरंतर रूप से कंटिन्यू रखिए। अब मैं आपको पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा और मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ये चीजें बिल्कुल आपके एनसीईआरटी क्लास एनसीईआरटी का जो बुक है, जो 9th का एनसीईआरटी है साइंस का, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और इसमें कुछ मैं नया फैक्ट भी ऐड करते जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, आपके आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से अपने इस नोट्स जो भी मैं लिखा रहा हूँ उस चीज को लिखिएगा और उस चीज को बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप किसी भी चीज को लंबे समय तक नहीं याद रख सकते हैं। इसलिए आप किसी चीज को अगर लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार बार उस चीज का रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि वो चीजें आपको हमेशा लंबे समय तक के लिए याद रहे। क्योंकि अधिकांश बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि सर हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हमको याद ही नहीं रहता। तो आप सबसे बड़ी गलती वही करते हैं कि आप उस चीज को बार बार पढ़ते नहीं है, बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार उसको याद करके छोड़ देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है और एग्जाम में आपके कम नंबर आने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं उस चीज को आराम से बढ़िया से पढ़ लीजिए और तत्पश्चात उसको अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद ही उस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आप जैसे ही क्लास में रखीजिएगा तो इस पीरियड में आपको 60-70% वैसे ही याद रहेगा और बाकी आगे का क्लास जो भी बाकी क्लास खत्म होने के पश्चात आप उस चीज को याद कर लीजिएगा तो वो चीज आपको याद तुरंत हो जाएगा। नहीं तो यदि 2-4 दिन के बाद याद कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप जो भी अभी इस क्लास में पढ़े होंगे, समझे होंगे, सब भूल जाइएगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जैसे ही क्लास खत्म हो और साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, एक अलग कॉपी बना लीजिए, उसमें आप जो भी मैं लिखा रहा हूँ उस चीज को बिल्कुल नोट करते जाइएगा और उस चीज को याद करते जाइएगा। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में। मैं सबसे पहले पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। तो पदार्थों का सामान्यतः भौतिक अवस्था के आधार पर उसके रंग, रूप, आकार, ऊपर से जो भी आपको देख सकते हैं किसी वस्तु के बारे में, उसके आधार पर पदार्थ को कुल 3 भागों में बांटा गया। सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया। हालांकि पदार्थ का मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पांच भागों में बांटा गया है। लेकिन मैं सामान्यतः पदार्थ के अभी बिल्कुल बेसिक जानकारी दूंगा कि सामान्यतः पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद मैं बताऊंगा ये तीन वर्गीकरण बता करके तत्पश्चात मैं बताऊंगा कि चौथा पदार्थ का वर्गीकरण कौन सा है और 5वां कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः कुल 3 भागों में बांटा जाता है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पदार्थों का भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, फिर भी 3 आंसर होगा। या ऐसे पूछा जाएगा कि पदार्थों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो फिर भी आंसर 3 ही होगा। ठीक है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग या मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताया जाएगा तो पदार्थों की कुल 5 अवस्था है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग पूछेगा तो पदार्थों की कुल 5 अवस्था है। ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला पदार्थ हो गया हमारा कौन सा, ठोस हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया द्रव, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। ठीक है। और इसको हम गैस ही कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ठोस पदार्थ के बारे में बताऊंगा कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ठोस पदार्थ के परिभाषा का चर्चा कर लूं। और तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहा जाता है। तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। निश्चित होने का मतलब है कि वो चीज कभी नहीं बदले, जो चीजें जैसी हैं उनकी आकार जैसी है वो चीज हमेशा विद्यमान रहे और जितना उनका आयतन है वो आयतन हमेशा बरकरार रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है।
आकार कहने का मतलब है कि वो चीजें कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वो चीजें उसका आकार हो गया। जैसे इस समय यदि मार्कर की बात कर लूं तो इसका आकार लंबाई इतना है, तो ये चीजें क्या है कि इस पे हम कितना भी दाब डाल दूं अथवा कोई दाब अथवा प्रेशर डाल दूं तो क्या होगा, इसका आकार कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये भी एक्स्ट्रा दाब को झेल नहीं पाएगा, तत्पश्चात इसका आकार बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट तक क्या होगा कि इसकी आकार जो है और इसका जो आयतन है बिल्कुल समान रहेगा। आयतन कहने का मतलब है ये मार्कर जो है और इस मार्कर में कितना इंक अट सकता है, कितना इंक आ सकता है इसमें, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग आशा करते हैं कि आकार और आयतन के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं इसके कुछ विशेषता के बारे में बताऊंगा कि ठोस पदार्थ में कौन सी विशेषता पाई जाती है, और उसी विशेषता को जस्ट मैं कोरिलेट करके आगे गैस में, द्रव पदार्थ में बताऊंगा और उसी को गैस पदार्थ में बताऊंगा, लेकिन कुछ थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। और आगे आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन ऐसे आपके पूछ लिए जाते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण को समझाए, 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इस चीज के बारे में आप बिल्कुल विस्तार पूर्वक सब चीज के, सब ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में लगातार सविस्तार आप जानकारी दे दीजिएगा। यदि ठोस पदार्थ के बारे में पूछे तो ऐसे करके जो भी मैं लिखा रहा हूँ उस चीज को लिख दीजिएगा। और आगे में अंतर भी पूछा जाता है कि ठोस पदार्थ, गैस पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ में क्या अंतर है, तो वो अंतर भी आपको इन नोट्स के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ठोस पदार्थ के कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो सभी पदार्थों में, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन सा प्रकार? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठीक है, तो सभी पदार्थों में ठोस पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, मैंने इससे पहले लेक्चर में चर्चा किया था, पदार्थों के कुछ मौलिक गुण के बारे में चर्चा किया था। मौलिक गुण कहने का मतलब है कि वे गुण सभी पदार्थ में पाए जाएंगे। तो जब मैं आपको पदार्थों के मौलिक गुण के बारे में चर्चा किया था तब मैं आपको जिक्र किया था कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। और उसी आकर्षण बल के आधार पर उस पदार्थ का अवस्था तय होता है कि वो ठोस होंगे, वह द्रव होंगे, वो गैस होंगे। तो ये चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में सविस्तार जानकारी दे चुका हूं। अब मैं इस लेक्चर में उसी पे आधारित फैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो सभी पदार्थों में ठोस पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसको आप आगे फिजिक्स में जब पढ़िएगा तो स्वसंजक बल भी कहा जाता है। स्वसंजक बल का मैं लगभग ये एक तरह का अंतरा आणविक आकर्षण बल ही है, क्योंकि स्वसंजक बल जो होता है वो समान अणुओं के बीच लगता है। मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिखा दिया हूँ क्योंकि ये हालांकि ये 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज भी पता रहे, ताकि आपके एग्जाम में यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उस चीज का जवाब दे सके बिल्कुल आसानी से। तो स्वसंजक बल कहने का मतलब है कि समान अणुओं के बीच, समान अणुओं या परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसको स्वसंजक बल कहते हैं। जैसे कि जल का अणु होता है, H2O होता है, जल का ये सूत्र हो गया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु है। जल का यदि सूत्र का बात किया जाए तो H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन के अणु मिलकर के क्या बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन के समान अणुओं के बीच जो बल लगेगा, हाइड्रोजन के समान अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्वसंजक बल कहेंगे। हाइड्रोजन के समान अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसको हम स्वसंजक बल कहेंगे, और ऑक्सीजन के समान अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्वसंजक बल कहेंगे। लेकिन इसका एक विपरीत होता है, असंजक बल भी होता है, जो हालांकि आपके इस क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन असंजक बल के बारे में भी हम थोड़ा जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे कि मैं मार्कर से इस बोर्ड पे लिखने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्या होता है कि ये इंक जो है यहाँ पे चिपक जाती है इस बोर्ड पे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है असंजक बल के कारण। यानी ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का अणु अलग है, इस बोर्ड का अणु अलग प्रकार के हैं, और मार्कर का जो इंक है इसका अणु अलग प्रकार के हैं। दोनों विपरीत अणु, दोनों अलग अलग अणुओं के बीच जो बल लगा है, दो अलग अलग अणुओं के बीच, इसी बल को क्या कहते हैं, असंजक बल। आप लोग जैसे आप लोग जानते होंगे लिपस्टिक, कोई लिपस्टिक जल्दी लग जाता है ठोर में, कोई जल्दी छूट भी जाता है, तो वो क्यों होता है? तो वो चीजें होता है इसलिए क्योंकि जिसमें असंजक बल की मात्रा ज्यादा होगा वो लिपस्टिक बहुत लंबा समय तक चलते रहेगा, और जो जिसमें असंजक बल की मात्रा कम रहता है वो चीजें कम समय तक होठों पर लगा रहता है। ये सामान्य जानकारी हो गया, सामान्य उदाहरण हो गया जो आप दैनिक जीवन में देखते होंगे। ठीक है, तो ये मैं असंजक बल के बारे में भी बता दिया, स्वसंजक बल के बारे में भी बता दिया। तो सभी पदार्थों में ठोस पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसको मॉडर्न भाषा में बोला जाए तो स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है, जिस कारण ठोस पदार्थ में सबसे कम अंतरा आणविक स्थान पाया जाता है।
मैंने पिछले लेक्चर में अंतराण्विक स्थान के बारे में, इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में भी चर्चा किया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो पदार्थों का मौलिक गुण होता है, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उन सभी में तनिक ना तनिक मात्रा में जरूर इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाएगा, यानी अंतराण्विक रिक्त स्थान जरूर पाया जाएगा। किसी में कम पाया जाता है, किसी में ज्यादा पाया जाता है, किसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये चीजें जो है ठोस में, क्योंकि ठोस का जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिस कारण ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली चिपके हुए रहते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली चिपके हुए रहते हैं। और जैसे ही कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्लोजली चिपके रहेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में रिक्त स्थान पाए जाने की संभावना क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये मान लीजिए ये कोई ठोस का अणु है, ऐसे मैं इसको गोल गोल ऐसे करके पैक कर रहा हूँ, ये ठोस का अणु है। तो ये देखिए एक दूसरे से सटे हुए चिपके हुए हैं, एक दूसरे से सटकर चिपके हुए हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ठोस के ये अणुओं के बीच जो है बहुत कम रिक्त स्थान पाए जाते हैं, बहुत कम रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो यही हो गया, ये जो रिक्त स्थान थोड़ा बहुत पाया जाता है यहाँ पे, ये सब क्या हो गया, ये सब अंतराण्विक स्थान होता है। ठीक है, तो ठोस में जो होता है, ठोस में होता है अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, सभी पदार्थों में सबसे प्रबल। आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी पदार्थों में सबसे अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल किसका होता है, सभी पदार्थों में सबसे अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस का होता है। ठीक है, और ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि ठोस में क्या होता है, ठोस में अंतराण्विक स्थान यानी अंतराण्विक इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, अंतराण्विक स्थान जो होता है वह बहुत कम पाया जाता है, यानी बहुत नगण्य मात्रा में रहता है। ये दो इसका गुण हो गया। तो सभी पदार्थों में ठोस पदार्थ के अणु या परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल या स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है, जिस कारण ठोस पदार्थ में सबसे कम अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं इसके बारे में मैं चर्चा कर दिया हूं, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, स्वसंजक बल क्या होते हैं, ये इस चीज का मैं चर्चा कर दिया हूं। अब आगे देखिए, इसीलिए ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर कहने का मतलब है कि उस पर दबाव का यानी प्रेशर का कोई असर नहीं होता। जैसे मैं इसको यदि प्रेशर इस पे ऐसे मार्कर पे ऐसे करके प्रेशर दूं तो एक लिमिट समय तक, एक सीमा तक इस पर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, यही कारण इसको क्या कहेंगे, कठोर। ठीक है, इसलिए ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और उसका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित क्यों होता है, तो आपको यह बताना है कि चूंकि ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली चिपके होते हैं, यानी वो उसमें अंतराण्विक रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। अथवा ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक प्रबल होता है, इसलिए जो होता है ठोस पदार्थ बहुत ही ज्यादा क्लोजली चिपके रहते हैं। इसलिए ठोस पदार्थ का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब किस पे डिपेंड होता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ठोस पदार्थ ऐसे भी पूछ सकता है, ठोस पदार्थ कठोर क्यों होते हैं, दृढ़ क्यों होते हैं, तो आपको यही जवाब देना है कि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच जो होता है वो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, जिस कारण जो होते हैं ठोस पदार्थ क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं अथवा ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। तो ये सवाल हो गया, आपके सब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, तो सब्जेक्टिव में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे है ठोस पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कठोर होते हैं और इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। मैं अभी जस्ट बता दिया हूं ठोस पदार्थ का आकार व आयतन क्यों निश्चित होता है, यही कारण है। आगे देखिए, यही कारण है कि ठोसों में संपीडन क्या होता है, संपीडन वही होता है कंप्रेसर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, तो इसको संपीडन का सामान्य मतलब होता है कि किसी चीज पर आप दाब डाल रहे हैं, किसी चीज पर आप दाब डाल रहे हैं और उसका आकार व आयतन नहीं बदल रहा है। किसी चीज पे आप दाब डाल रहे हैं लेकिन उसका आकार व आयतन नहीं बदल रहा है। जैसे कि मैं इसी मार्कर पर यदि ऐसे करके दाब डाल रहा हूं तो क्या होगा, इसका मार्कर का आकार चेंज नहीं होगा। क्या होगा, मार्कर का आकार चेंज नहीं होगा, यानी ये भी ठोस पदार्थ है, ये भी क्या है, ठोस पदार्थ है, क्योंकि इसके बीच के इसके जो अणु होते हैं इनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल है। इसी कारण जो है क्या, एक निश्चित आकार में है, एक निश्चित आयतन इसमें धारण हो सकता है और ये क्या है, कठोर है। और क्या है, कठोर है। और इसमें क्या है, ठोसों में संपीडन, विसरण व बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, तो संपीडन का सामान्य मतलब है किसी चीज पर उस पर दाब का यानी प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी प्रेशर से बिल्कुल ये तटस्थ रहता है, प्रेशर का इस पर बिल्कुल असर नहीं होता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी है जिस पर प्रेशर का असर पड़ता है, तो वो चीज अब बाद में, जैसे स्पंज हो गया,
स्पंज कहने का मतलब है कि आप वो गद्दा टाइप का जो रहता है उस पर आप दाब डालिएगा तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह ठोस है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं कि स्पंज क्या ठोस है या द्रव है या गैस है। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा हमारे जैसे, क्योंकि हमने जब 9th में हमसे पूछा गया था तो हम द्रव मार दिए थे। स्पंज मतलब वो खाने वाला स्पंज समझ लिए थे और उसमें जो रस होता है, इस कारण मैं उसका आंसर द्रव दे दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो स्पंज क्या है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, ठीक है, उस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो संपीड़न का मैं मतलब बता दिया हूं कि ठोस पर क्या होता है कि प्रेशर डालने पर उसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही उसका क्या हो गया, संपीड़न हो गया। तो ठोस में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण मतलब विसरण का सामान्य मतलब होता है परस्पर घुल मिल जाना। विसरण का सामान्य मतलब होता है परस्पर घुल मिल जाना। जैसे कि आप दूध में पानी को डालिए तो क्या होता है कि पानी जो होता है दूध का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी दूध का अणु जो होता है और पानी का अणु होता है वो क्या होता है, परस्पर घुल मिल जाता है। परस्पर क्या होता है, घुल मिल जाता है। तो परस्पर घुल मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, लेकिन हालांकि विसरण का गुण सबसे अधिक गैस में पाया जाता है, वहां भी विसरण हो जाता है, द्रव में भी विसरण का गुण पाया जाता है, तो उसको हम विसरण कहेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब दो ठोस पदार्थ को हम एक जगह रखते हैं, ऐसे करके, ये दोनों मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है एक ब्लू मार्कर है, इसको जब हम एक साथ रखने का प्रयास करते हैं, क्या इसके दोनों मार्कर एक दूसरे से घुल मिल जा रहा है, तो नहीं। और दोनों मार्कर क्या है, ठोस है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ठोस पदार्थ में क्या होता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। वह वहने का गुण कहने का मतलब है कि फ्लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोइंग प्रॉपर्टीज किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है। क्योंकि द्रव को हम यदि किसी निश्चित स्थान पे ऐसे ही खुला छोड़ दे तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपना आकृति चेंज करते रहता है और फैलते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, वहने का गुण कहते हैं, ठीक है। तो ठोस में संपीड़न, विसरण व वहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए ठोस के बारे में, ठीक है। और हाँ, ये चीजें लिख लीजिए कि एक चीज मैं लिखना भूल गया है कि ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व कहने का मतलब है कि कम स्थान में कितना से कितना चीजें आ सकता है, और जितना अधिक चीजें आ सकता है कम स्थान में, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने ये टोकरी लिया, ठीक है, ये जैसे ये एक टोकरी रहा, ये एक टोकरी रहा, और ये 3 टोकरी रहा। आशा करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा ये टोकरी, हाँ दिख रहा है। तो ये क्या है, एक टोकरी में लिया, बास्केट टोकरी ले आओ, ठीक है। यहां भी हो गया, ये ऐसे। मान लीजिए फ्रूट का टोकरी है, क्या, फ्रूट का यानी फल रखने का टोकरी है। एक में मान लीजिए हम 15 सेब रख रहे हैं। कितना सेब, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 सेब आ गया। एक में हम 30 सेब रख रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ, इसमें 15 सेब रख रहे हैं, इसमें हम 30 सेब रख रहे हैं, इसमें हम 50 सेब रख रहे हैं। इसमें हम कितने सेब रख रहे हैं, 50 सेब रखते हैं। देखिए टोकरी का क्या है कि आकार बिल्कुल सेम है, तीनों टोकरी को आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है आकार में अंतर हो जाए, क्योंकि ये मैं मेजरमेंट करके नहीं बनाया हूं, तो अनुमान के आधार पर बनाया हूं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आकार में चेंज हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोकरी का आकार लगभग सेम है, तीनों टोकरी का आकार लगभग सेम है। तो तीनों टोकरी का आकार लगभग सेम है, तो क्या है कि तीनों में समान चीजें आनी चाहिए, समान फल आने, मतलब फलों की संख्या समान आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक में हम फल को बस वैसे ही रख देते हैं, 15 फल है इसमें, हम वैसे ही रख दिए इसमें। तो 15 फल जब रखे, सभी फलों के बीच क्या है, गैप बहुत ज्यादा आ गया, यानी उसके जो फल, फिर भी इस टोकरी में यदि हम 15 फल रखे तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा रिक्त स्थान बच गया, ठीक है। लेकिन सेम उसी साइज का टोकरी यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें कितने फल रखे, हम 30 फल रखे, और सेम इसी साइज का टोकरी है, इसमें हम कितने 50 फल रखे। यहाँ पर देख सकते हैं घनत्व का सामान्य मतलब है कि चीजें रखने की चीजें समान है, लेकिन उसमें हम कितना चीजें रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका घनत्व हो जाएगा। जैसे ये टोकरी समान है, लेकिन इसमें जो हम फल रख रहे हैं, सेब रख रहे हैं, वो क्या है, कितना रख रहे हैं ये मायने रखता है, ये उसका घनत्व निर्धारण करता है। जैसे कि मैं इसमें 15 सेब रखा तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। इसमें मैंने 30 सेब रखा तो इस 15 वाले सेब की टोकरी से इस 30 वाले सेब की टोकरी का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कम जगह में कितना चीजें हम हटा सकते हैं वो उसके घनत्व का निर्धारण करता है।
तो ये टोकरी जो हो गया इसका घनत्व कम हो गया, इसका घनत्व इससे ज्यादा हो गया, और इसमें 50 सेब है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ठोस का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। द्रव में और गैस में, द्रव और गैस की तुलना में ठोस का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। यही चीज मैं समझाने के लिए ये चीज आपको हम ड्रॉ किया था। ठीक है, तो कम जगह में आप कितना से कितना ज्यादा चीजें रख सकते हैं, ये उसके घनत्व को परिभाषित करता है। ठीक है, जितना अधिक चीजें रख दीजिएगा उस कम जगह में, तो वो क्या होगा कि उसका घनत्व उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ठोस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अब मैं आगे द्रव के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं ठोस के बारे में एक बार पूरा मैं ओवरऑल जानकारी दे रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में किया गया है: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थ का मैं चर्चा कर रहा था, तो ठोस पदार्थ की परिभाषा के बारे में सबसे पहले बताया कि ठोस पदार्थ का परिभाषा क्या होता है। मैंने बताया था कि वैसा पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें पदार्थ का क्या होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। तत्पश्चात मैं ठोस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा किया था कि ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित ही क्यों होता है, उसका आयतन निश्चित ही क्यों होता है, वह कठोर ही क्यों होते हैं, वह दृढ़ ही क्यों होते हैं, उसका घनत्व भी निश्चित क्यों होता है, अथवा घनत्व सबसे अधिक क्यों होता है, घनत्व निश्चित क्यों होता है। ठोस पदार्थ में संपीड़न का गुण क्यों नहीं पाया जाता, ठोस पदार्थ में विसरण का गुण क्यों नहीं पाया जाता है, ठोस पदार्थ में बांधने का गुण क्यों नहीं पाया जाता। ये तमाम चीजें मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, जो आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से व सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास करके मैं अभी ये चीजें फैक्ट के साथ इसलिए लिखाता हूं, इसलिए बता देता हूं, क्योंकि अभी जो है आप जो भी आगे 10th में एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में दिया रहेगा। इसलिए आप ये चीजें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर भी समान रूप से ही ध्यान दें। हालांकि आप सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान दें, क्योंकि आपको यदि अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव जितना आप बना रहे हैं और सभी के सभी सही हो जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका नंबर स्वतः ही अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें फुल मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आप लोग लिख लिए होंगे, अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छे से। यहीं तक रहा, इस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो जय हिंद।